वो दृढ़ता विल पावर की शक्ति है ना, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग है वो। जैसे किरण बेदी को दिखाया है, उसके अंदर माँ दुर्गा की जैसी शक्ति भी है, उसके अंदर दिव्यता भरी हुई है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं दादी जानकी जी, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के चीफ रह चुके हैं। 105 साल में दादी ने शरीर छोड़ा और 105 साल में भी दादी पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भ्रमण करती थी। 140 देशों में जितने भी अभी 20,000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र है दादी ने शुरू किए थे। तो इतनी दिव्यता महिलाओं में, माताओं में होती है और फिर वो महान भी होते हैं, जैसे हमारे मदर तेरेसा। तो महिलाओं में काफी सारी विशेषताएं हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो सभी शिव की शक्तियां हैं और वो सभी रिश्ते वो निभाते हैं। जैसे वो बहन भी है, प्यार का दर्पण, पत्नी है तो खुद का समर्पण, भाभी है तो भावना का भंडार, मासी मौसी बुआ है तो स्नेह का सत्कार है। और अंतिम यदि पंक्ति आप देखेंगे तो श्री यदि माँ है तो वो साक्षात परमात्मा है, माना वो परमात्मा के समान। और इसीलिए भगवान हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माँ को बनाया। इतनी माँ विशेष है, महान है। इतना ही नहीं, देखो आज शक्ति के लिए भी यदि भाइयों को भी शक्ति चाहिए तो किसकी पूजा करते हैं? माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। धन के लिए भी भाई किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो धन का देवता नहीं होता, धन की देवी होती है। आज शक्ति का देवता नहीं होता, शक्ति की देवी होती है। विद्या की देवी माँ सरस्वती है ना, विद्यापति होते हैं, लेकिन विद्या के लिए उनको पूजा किसकी करनी पड़ती है? माँ सरस्वती की। अन्न के लिए भी अन्नपूर्णा। तो ये किसी का भी देवता नहीं है, ये सभी का क्या है? देवी ही है ना, माँ है। हमारे जो भी जैसे जितने भी नदियों के नाम आप देखो, है ना, महिलाओं के नाम से ही है। आप देखो भगवत गीता तो गीता के नाम से ही है। भारत माता है ना, भारत पिता भी कहा जाता है। तो महिलाएं इतनी विशेष है, महिलाएं बहुत विशेष है। आपने ओम शांति। तो हम वही महिलाओं की विशेषता कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कि महिलाओं का प्रोग्राम है इसके लिए माताएं आई है। हमारे पनवेल की सब आप देखो महिला ही है ना। हमारी महापौर हो, उप महापौर हो, है ना, हमारे जो सभागृह नेते हैं तो उनकी जो विशेषता हमारे बीच में आई है, तो सभी माताएं बहने ही है। तो जोरदार तालियां पहले एक बार हम सभी के लिए बजाइए। और यहाँ तक कि आप देखो राधे कृष्ण है ना, पहले ना माताओं का आता है ना, उसके बाद कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी भी कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, राधे कृष्ण कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है। तो हम पहले खुद को समझे कि हम बहुत विशेष है, हम महान है, हम वो दिव्य है, हम वो भारत की माताएं हैं। भारत की है ना नारी शक्ति का गौरव होता है, मातृशक्ति का गौरव होता है। तो ऐसे मातृशक्ति को, भारत की माताओं को नमन करते हुए जो आज का हेल्थ रिलेटेड सेशन है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि यदि हमें जागतिक महिला दिन सेलिब्रेट करना है तो हमारी माताओं को सदा के लिए ना, एक दिन के लिए नहीं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, उनको सदा स्वास्थ्य, संपदा और समृद्धि मिले तो कितना अच्छा होगा ना। क्योंकि माताओं को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा एक 15-20 मिनट हम हेल्थ रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। तो आजकल काफी सारी जो बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि जब हम ओपीडी में बैठते हैं, छोटा सा भी ब्रेस्ट में कोई भी लंप होता है ना, भले वो यंग एज में भी हो, लेकिन सबसे पहले कोई भी लंप हो रहा तो पहले कैंसर ही लोगों को लगता है। तो कैंसर भी काफी बढ़ रहा है। आप देखेंगे मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, आने वाले समय में मेंटल इलनेस नंबर 1 होने वाला है। इसकी वजह से बाकी सब बीमारियां होगी। तो मेंटल इमोशनल इलनेस, जब कोविड हुआ और कोविड पैंडेमिक था, तो भारत में, वैसे तो पूरे विश्व में, लेकिन भारत में पोस्ट कोविड मेंटल इलनेस 30% से बढ़ गए। क्योंकि इतना डर था, पूरे हवा में डर था, है ना, पूरे ग्लोब, पूरे अक्रॉस ग्लोब डर था। मतलब किसी के घर में कोविड किसी को नहीं हुआ था,
लेकिन और पैंडेमिक था, मतलब हम बाहर भी नहीं जा रहे थे, दरवाजे खिड़कियां भी हमारी बंद थी। अभी हमारे घर में किसी को कोविड नहीं है, फिर भी हम लोग डर रहे थे। क्यों? क्योंकि पूरे पैंडेमिक पूरे विश्व में ही वो बीमारी थी और पूरे विश्व में वो डर था। तो जो हम सोचते हैं वो हवा में फैलता है, वो वाइब्रेशंस हम भी कैच कर लेते हैं। और इसीलिए पोस्ट कोविड जो मेंटल इलनेसेस है वो ऑलमोस्ट 30% से बढ़ गए। फिर हमारा डायबिटीज कैट, और इसीलिए आज देखो हमने आज फ्री डायबिटीज स्क्रीनिंग कैंप भी रखा है। तो उस बहाने जो भी आएंगे पता तो चलेगा, क्योंकि ओपीडी में हम देखते हैं, हम रूटीन टेस्ट करते हैं। जो भी आते हैं 35+ तो हम लोग रूटीनली बोलते हैं। सब एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप प्लान नहीं देते हैं कि बहुत सारा आपको 4-5 हजार का टेस्ट करना है, ऐसे नहीं। एटलीस्ट मिनिमम आपका बीपी, आपका ईसीजी, आपका शुगर, और तभी हम उनको पता चलता है शुगर 400, क्योंकि इनिशियली आपको कोई ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं होगा, सिम्टम्स नहीं होंगे। हमको लगता है कि जब हमें कुछ तकलीफ होगी ना तब हम टेस्ट करेंगे, तब हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, लेकिन तब तक बीमारी बहुत बढ़ जाती है। तो डायबिटीज हो रहा है, हार्ट अटैक, न्यूट्रिशन, थायराइड, माताओं में थायराइड का प्रॉब्लम काफी देखा गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सारी बीमारियां हो रही है। माताओं में हम देखते हैं विशेष 2 कैंसर, एक होता है सर्वाइकल कैंसर जिसको गर्भाशय के मुख का कैंसर कहा जाता है, और दूसरा होता है ब्रेस्ट कैंसर। इसके बारे में हर एक महिला को जानना बहुत जरूरी है। तो सर्वाइकल कैंसर काफी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? हर दिन हम देखते हैं 200 औरतों की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख के कैंसर से होती है। ऑलमोस्ट 8 महिलाओं की 1 घंटे में 8 महिलाओं की मृत्यु होती है। हर 7-8 मिनट पे 1 महिला की मृत्यु हो रही है। ये भारत का मैं स्टैटिस्टिक बता रही हूँ। और जबकि सर्वाइकल कैंसर ऐसा है कि उसके लिए जो टेस्ट है वो बहुत सिंपल टेस्ट है, मतलब ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट भी नहीं है कि उसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपका कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको कुछ इंजेक्शन दिया जाएगा, ऐसे कोई भी नहीं। तो क्या टेस्ट होते हैं? रेगुलर हर एक महिला को 35 इयर्स के बाद एक पैप्समेयर का टेस्ट करना जरूरी है। और यही एकमात्र कैंसर है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब जो कैंसर हम रोक सकते हैं, उस कैंसर से हर दिन 200 औरतों की मृत्यु हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो रेगुलर स्क्रीनिंग क्या करना है? 3 टेस्ट होते हैं। सिंपल पैप्समेयर टेस्ट है, वो तो ओपीडी बेसिस में टेस्ट होता है। आप किसी भी आपके आसपास गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर ये टेस्ट कर सकते हैं। 35 इयर्स के बाद एटलीस्ट लाइफ टाइम में एक बार ये टेस्ट होना बहुत जरूरी है। चलो हर 5 साल में कर सकते हैं तो और अच्छा है। इसके लिए कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता, कोई भी ऑपरेशन नहीं, कोई भी कट नहीं होता है। जनरली महिलाओं को, माताओं को क्या डर रहता है कि मुझे कुछ ऑपरेशन होगा, बेहोश किया जाएगा, कट होगा, दर्द होगा। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। जैसे इंटरनल चेकअप डॉक्टर्स करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, इंटरनल चेकअप होता है और उसमें ये टेस्ट होता है। फिर विजुअल इंस्पेक्शन, HPV, ये एडवांस टेस्ट है। वैक्सीन कौन ले सकता है? जैसे हम सभी वैक्सीन लेते हैं, कोविड की वजह से हर एक को वैक्सीन के बारे में पता हुआ है ना, बाकी कोई वैक्सीन लिया होगा या नहीं लिया होगा, लेकिन हर एक ने ग्लोबली कोविड का वैक्सीन लिया है। तो वैसे ही ये इंजेक्शन होता है। और अभी तो रिसर्च ये कहता है कि हम सिर्फ 1 इंजेक्शन भी लेंगे तो भी उसका काफी इफेक्ट होता है। पहले हम 3 इंजेक्शन की बात करते थे, फिर 2 इंजेक्शन, चलो वो भी नहीं होगा तो मैं तो कहूंगी कि 10 साल के बाद, है ना, जब बर्थडे करते हो, एक दिन आप बर्थडे के लिए बेटी को ड्रेस नहीं देना, लेकिन आप उसको एक वैक्सीन इंजेक्शन देना। और अभी तो शॉर्ट पीरियड में गवर्नमेंट ने, थैंक्स टू अभी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, बहुत ही अच्छे जोरदार तालियां सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि उसके वो वैक्सीनेशन क्योंकि कॉस्टली है ना, कोविड का भी है ना, भारत जितना वैक्सीनेशन कहाँ पे भी नहीं हुआ है ना, हमारे यहाँ वैक्सीन बनाए गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उसके लिए हर एक गवर्नमेंट की सराहना करना भी बहुत जरूरी है। तो ये वैक्सीन शॉर्टली अभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ रहा है, तो तभी तो सभी को अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी लोगों में अवेयरनेस नहीं होता तो लोग जाते नहीं। और लोगों का हमने देखा है कि गवर्नमेंट से फ्री आयरन, कैल्शियम की मेडिसिन मिलती है, तो उनको जो भी चीजें हमारे यहाँ फ्री मिलती है तो हमको लगता है इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है, ये वैक्सीन शॉर्टली अवेलेबल होगा और जब तक नहीं होता है तब तक हम अपने बेटियों को ये वैक्सीन जरूर दें। फिर हम थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में देखेंगे। तो जो कैंसर वैक्सीन अवेलेबल है तो किसी भी औरत को सर्वाइकल कैंसर नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं वैक्सीनेशन
फॉर डॉटर्स एंड स्क्रीनिंग फॉर मदर्स, है ना, माताओं को जांच करना है और हमारे जो लड़कियां हैं उनको हमें वैक्सीन जरूरी देना है। ब्रेस्ट कैंसर, अभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं, हर कोई अपना ब्रेस्ट खुद चेक कर सकते हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं हर साल 1,60,000 औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है और अनफॉर्चुनेटली 50% 80,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। मृत्यु कब होगी? जब एडवांस कैंसर होगा, माना यहाँ तक वो एडवांस होने तक हमारे यहाँ भारत में माताएं डॉक्टर्स के पास जाती ही नहीं है। ब्रेस्ट तो सुपरफिशियल टिश्यू है, हम खुद का खुद हर महीने में हर लेडीज को ब्रेस्ट जांच करना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट आप 28 वुमन को, मतलब अराउंड 30 वुमन को यदि हम लेंगे तो क्या होगा कि एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। तो यहाँ यही इम्पोर्टेंट है कि हम खुद का खुद ब्रेस्ट चेकअप करें। सिंपल है, पीरियड में नहीं करना है, पीरियड खत्म होने के बाद आपको महीने में एक बार डेली भी चेक नहीं करना है, उतना तो 5 मिनट हम समय दे सकते हैं। जब हम स्नान करने जाते हैं, हमारा थोड़ा सा सोप से वेट हैंड होता है, तभी हमें पाल्पेट करके देखना है। और 35 इयर्स के बाद, 40 इयर्स के बाद एक रूटीन सोनोग्राफी ब्रेस्ट का करना है। सब जगह सोनोग्राफी सेंटर्स पर ये होता है, तो कहीं पे भी जाकर आप ये टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल है, खुद का खुद चेकअप करें और हम एक सोनोग्राफी करें एटलीस्ट 3 से 5 साल में। तो एक साल जिस दिन आपको ये चेकअप करने हैं ना, आप साड़ी नहीं खरीदना, गहने नहीं खरीदना। लेकिन यदि माँ घर की स्वस्थ रहेगी, है ना, माँ को यदि कुछ होता है तो पूरा घर कोलैप्स होता है। तो यहाँ पे सब, है ना, जैसे लीडर्स है, तो आप सोसाइटी में जाते हो तो तभी आप लोगों को ये जरूर संदेश देना कि आप एक साल में, है ना, 3-4 साल में जब टेस्ट करना है, उस दिन आप, उस महीने में आप कोई साड़ी नहीं खरीदना। क्या फर्क पड़ेगा, एक साल नई साड़ी नहीं आएगी तो। लेकिन माँ को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी घर भी हमारा स्वस्थ रहता है। चलो, शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं देखा जाता, लेकिन जो गाँवों में अभी भी है ना, कि जैसे तंबाकू की मशेरी है ना, वो पेस्ट के लिए यूज करते हैं और इसके लिए उन लोगों को पता भी नहीं रहता है और उसके वजह से ये कैंसर होता है। तो हमें लोगों में ये कैंसर का अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी जो भी बीमारियां हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, ये सब हमारी लाइफस्टाइल बीमारियां है। अचानक हार्ट अटैक नहीं आता है। देखा गया 25% ऑफ द पेशेंट जो है वो मैसिव हार्ट अटैक से आते हैं, माना तभी उनको हम बचा ही नहीं सकते हैं। तो अचानक नहीं होता है। ये जो आर्टरी ब्लॉकेजेस होती है वो एक दिन में नहीं होता है। काफी बार जब लोग आते हैं आईसीयू में तो कहते हैं कि मैडम कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, कुछ भी नहीं था इनको। अचानक नहीं होता है। क्या होता है कि ये धीरे धीरे ये ऐसे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और अचानक कुछ इंसिडेंस करता घर में होता है, कुछ हम बहुत डर जाते हैं या बहुत गुस्सा करते हैं, तब जब वो सडनली वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और जब वो रिलैक्स होने के लिए जाएगी तो यहाँ पे ये पाइप जो है वो रिजिड हो गया है ना, जैसे पाइप प्लायबल है तो वो रिलैक्स हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो डायलेट होता है तो वहाँ क्रैक जाता है, क्रैक जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे खून जमा होता है और हार्ट को जाने वाला रास्ता ही पूरा बंद हो जाता है। और ये क्यों होता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल तो वैसे भी रहता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अपने आप यहाँ डिपॉजिट नहीं होता है। हम जो स्मोकिंग करते हैं या फिर हम स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, तनाव, तो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे यहाँ अंदर डैमेज होता है। और वो डैमेज को, जैसे मुझे यहाँ कुछ जख्म हो गया तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट है, जो सब सेल्स है, वहां जाते हैं और वहां पे प्लाक तैयार होता है। वैसे ही यहाँ हमारे वेसल्स के अंदर होता है। तो हमारी लाइफस्टाइल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज जब भी होता है ना तो पैर, सिर से पैर तक सब पूरे अंगों को वो डैमेज करता है। आपको स्ट्रोक होगा डायबिटीज की वजह से, हार्ट अटैक होगा, आपकी आंखें चली जाएगी, किडनी डैमेज होगा, नसों को डैमेज होगा, अल्सर्स होंगे, उसके लिए एम्पुटेशंस करना पड़ता है। तो ज्यादातर हार्ट अटैक का भी रीजन ये पाया गया है डायबिटीज। स्ट्रोक होता है, हमको लगा कि स्ट्रोक की वजह से लोग गए, लेकिन उसका वजह क्या होता है, डायबिटीज। तो डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमें सिंपल ब्लड शुगर टेस्ट होती है। कभी भी रैंडम आप ब्लड शुगर करेंगे तो आपका शुगर 140 के नीचे होना चाहिए। यदि 140 से 200 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है, वरना आगे चलकर डायबिटीज हो सकता है। और यदि 200 के ऊपर है तो
इसका मतलब आपको ऑलरेडी डायबिटीज हो चुका है, तो उसके लिए कोई फास्टिंग की भी जरूरत है। आप कभी भी जाओ और आप एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट, उसका रिपोर्ट भी तुरंत मिल जाता है, तो उसके लिए तो ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। तो ये लोगों तक पहुंचाना है। भले अभी यहाँ 50 लोग आएंगे, लेकिन आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ से जो कुछ यहाँ सुना वो 5 लोगों को जाकर बताना है। तो क्या होगा, एटलीस्ट 250 लोगों तक पहुंचेगा। तो आप सभी अभी भगवान के ही मैसेंजर्स नहीं हो, क्या हो, हेल्थ मैसेंजर्स हो। आपको जाकर लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो ये सब बीमारियां क्यों होती है, उसका सभी का एक ही वजह एक ही होती है। एक तो आपको फैमिली हिस्ट्री होगा, या ओवरवेट है, हमारे बच्चे अभी जंक फूड खाते हैं, स्ट्रेस है, या फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो रहा, या एडिक्शन है। तो अभी क्या करना होगा इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, ये बता रही है कि 2 ही बार खाते हो, लेकिन 2 बार क्या खा रहे हैं आप देखो। हाँ, तो ये हमें, और जैसे हमारे बच्चों को है ना बेल बजती है, तो बचपन में हम बोलते थे देखो अभी हाथी आएगा, तो जैसे ही बेल बजती है तो हमें पता चलता है कि हाथी आने वाला है। वैसे ही ये बेल है ना, ये बेगी आ गई, तो क्या समझना अभी सब ये आने वाले हैं। तो एक नहीं आता है, सब आते हैं ना, ये सभी फ्रेंड्स है, ये परिवार है, एक नहीं जाता है, पूरा परिवार के परिवार मिलकर जाता है। डायबिटीज भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम भी होगा। तो बहुत ध्यान रखना है, हमारा पेट नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, एक तो मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि क्या हम स्वस्थ है, या हमारा शुगर ज्यादा है, या हमारा कोई बीपी ज्यादा है, ये चेक करना जरूरी है। फिर थोड़ा डाइट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, तनाव फ्री रहना है ना, बातों को इजी लेना है। अभी जो समय चल रहा है ना, हम घोर कलयुग के अंतिम समय पर आ पहुंचे हैं, तो चारों ओर बहुत प्रॉब्लम्स चलेंगे, तो लोग हमारे अनुसार नहीं रहेंगे। हमें पहले ये यहाँ फिट कर देना है कि जो हो रहा है वो मुझे स्वीकार करना है, हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारे बच्चे जैसे वैसे उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको वैसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई भी हमारे अनुसार नहीं चलने वाले हैं। तो जब हम स्वीकार करेंगे, उनके लिए जो राय है, जो सजेशन है, जो एडवाइस है, हम घर के बड़े हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देनी है। देने के बाद ये नहीं समझना है इनको कितना भी बोले ये समझते नहीं है, तो यहाँ ऊपर नीचे नहीं होना है, यहाँ हमें बिल्कुल शांत रहना है, इजी रहना है। यहाँ हम भारी हो जाएंगे फिर होगा, फिर ब्रेस्ट कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट है, सब है। और इसीलिए देखो दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इतनी सारी अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो हॉस्पिटल्स कम नहीं हो रहे हैं, बीमारियां कम नहीं हो रही है। तो क्या बीमारियां कम नहीं हो रही है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, मतलब क्या डॉक्टर्स ठीक नहीं कर रहे, ऐसे है नहीं, क्योंकि बीमारियां हमारी सब मन में ओरिजिनेट हो रही है। हम जब तक इसका ध्यान नहीं रखेंगे तब तक बीमारियां ठीक नहीं होगी, बीमारियां बढ़ती ही जाएगी। तो हमको यहाँ हमारा खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और डी एडिक्शन, तो डाइट में क्या करना है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ज्यादातर हमारे खाने में स्प्राउट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स है ना, होल ग्रेन, 4-5 बादाम भिगो के लेना है, ये हमारे खाने में ज्यादा आना चाहिए। 4 वाइट पॉइजन है ना, हम कहते हैं कि 4 कदम आगे और 3 चम्मच कम। 3 चम्मच किसके कम करेंगे, शुगर, सॉल्ट और घी, ऑयल, ये 3 चम्मच हमारे खाने में कम आने चाहिए। क्या याद रखेंगे, 3 चम्मच मुझे कम करने हैं, क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे ना, आधा घंटा मैंने जो कुछ बोला वो सब कम पर जाने वाला है, कुछ याद नहीं रहेगा, 2-3 बातें याद रहेंगी। तो उसमें से ये एक बात याद रखनी है, 3 चम्मच हमें कम करने हैं और 4 कदम आगे जाना है। तो शुगर, सॉल्ट, घी, ऑयल, ये हमारे खाने में कम आना चाहिए। और कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक, ये तो ना के बराबर, नॉनवेज तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये फास्ट फूड हमारे खाने में नहीं आना चाहिए। अभी हम क्या कर सकते हैं ना, 9 प्रिफरेबली 2 टाइम खाना लेना है। सुबह का भोजन हमारा ब्रेकफास्ट स्किप कर लीजिए, 9-10 बजे आप लेना। मैं रूटीनली ये फॉलो करती हूँ। तो इसमें भी क्या क्या लेना है ये मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ग्रीन जूस लेंगे, ग्रीन जूस कैसे बनाना है वो दिखा दूंगी। फिर बादाम है ना, बादाम से क्या होता है, जो हमारा हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा कम होता है। फिर हमारे अखरोट लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, स्प्राउट्स लेने हैं, वेजिटेबल। अभी इतना तो खाने के बाद आप बताओ क्या जगह रहेगी, फिर रोटी सब्जी के लिए कितनी जगह होगी, बहुत कम जगह रहेगी। तो कितना खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, या यहाँ पे जैसे ये मूंग दाल का हमने डोसा
सा दिखाया है, तो ये खा सकते हैं। अभी जूस कैसे बनाएंगे? जूस बनाने के लिए पालक लेना है, लौकी लेना है, फ्रूट्स में से तीनों में से एक कुछ भी लेना है। छोटा वाला बनाना ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, एप्पल आधा ले सकते हैं, और ये सभी पत्ते लेने हैं, है ना, जैसे करी लीव है, पुदीना है, तुलसी है, ये तो हमारे घर में आसपास रहता ही है। इतना लेकर सिर्फ मिक्सर में डालना है, कुछ करना तो नहीं है, उसमें पानी डालो, सेंधा नमक डालो, बस आपका जूस रेडी हो गया। तो ये हर रोज लेना है सुबह शाम। तो शाम को क्या लेंगे? वापस वही, तो 5-6 बजे शाम का भोजन करना है। अभी रात को अपने 6 बजे शाम को खाया, दूसरे दिन 10 बजे, तो कितने आवर्स फास्टिंग हो गया? 16 आवर्स फास्टिंग। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, जो कि हम हमेशा करते थे ना, आषाढ़ी एकादशी या हमारे यहाँ जो भी फास्टिंग है, लेकिन लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और उसके लिए नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो ये जापानीज साइंटिस्ट ने ये दिखाया कि डेली एटलीस्ट इतना फास्टिंग करेंगे तो भी जितनी मैंने बीमारियों की बात की वो बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि हाईली क्लीन बॉडी इज हाईली इम्यून बॉडी। सिंपल लॉजिक है, यदि आपका प्लेट आपको धोने के लिए समय लगता है तो उतना ही आपका पेट साफ होने के लिए समय लगेगा। अभी आपने जो जो खाया है ना, जूस, फ्रूट्स, वो साफ करने के लिए आपको कुछ सोप वगैरह लगेगा, पानी से ही धुल जाएगा। और बाकी जो खाना हम बनाते हैं वो प्लेट साफ करने के लिए कितना आपको साबुन लगेगा, तो अंदर कौन साफ करेगा? वो तो अंदर हम साफ नहीं करने के लिए जाएंगे, हमारे हाथों को ही करना है। तो आप सोचो, जो जो हम गलत गलत खाते हैं वो सब साफ करने के लिए कितना काम करना होगा। तो सिंपल सोचना है, मेरी प्लेट यदि अच्छे से धुल जाती है, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता है, मेरी आते भी अच्छे से धुल जाएगी। तो पेट जितना अच्छे से साफ होगा, बीमारियां नहीं होगी। सब बीमारियों का जो एक सॉल्यूशन है, अन्न ही परब्रह्म है ना, अन्न ही औषध है। तो यदि हमने डाइट पे ध्यान दिया ना, तो हमें ये सब बीमारियां होंगी ही नहीं। फिर हमें एक्सरसाइज करना है। कोविड में हम बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन हमने ये म्यूजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छे से, चारू मैडम को पता है, यहाँ पे भी हमने चालू किया था कारपोरेशन के साथ, फिर बाकी आगे भी और करने वाले थे, तो कोविड आ गया। तो इस एक्सरसाइज में क्या होता है, म्यूजिक के साथ आप घर में भी एक्सरसाइज, मैं डेली सिर्फ इतना ही करती हूँ, अभी भी सिर्फ 20 मिनट्स देती हूँ, इतना ही समय मिलता है। लेकिन इसमें आपका भगवान के गानों के साथ तो क्या होता है, एक तो वो हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, आप बहुत खुशी से करते हो, वॉकिंग, रनिंग सब कुछ हो जाता है, और उसके लिए आपको जगह भी नहीं लगती है, आपको बाहर भी जाना नहीं है, क्योंकि फिर अभी बारिश आ जाएगा, फिर लोग कहेंगे क्या करें मैडम, अभी बारिश का मौसम है, तो बाहर कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, घर में ही आपको करना है। तो म्यूजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा आसन प्राणायाम करना है, और फिर हमें ध्यान देना है हमारे मन का, क्योंकि सब बीमारियां मन में ओरिजिनेट होती है, इसलिए मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साइंस ने ये पूरा प्रूव किया है, जितना जितना हम छोटी छोटी बातों में नाराज होंगे, मूड ऑफ होंगे, गुस्सा करेंगे, बातों को पकड़ के रखेंगे, हमें किसी की बातें बुरी लगती है, हमें दुख होता है, हमारे शरीर में निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वही वजह है सभी बीमारियों की। जितनी भी बीमारियों की अभी हमने बात की, तो इसके लिए काफी सारा रिसर्च हुआ है। जैसे ये डॉक्टर बर्नी सीगल है, उन्होंने कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर काफी सारा रिसर्च किया, और उन्होंने क्या पाया कि किनको कैंसर होता है? इल हम बोलते हैं कि ये इल है, बीमार है। इल माना क्या? आई लैक लव। जब मेरे जीवन में प्यार की कमी है, जब मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी है, तब मुझे सब बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर होता है। तो अभी इसका जब तक इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तो इल को क्या करना होगा? रिप्लेस इलू, आई लव यू। तो किसको बोलेंगे मुझे प्यार करो? किसको बोलेंगे कि आप मुझे प्यार करो? तो खुद ही खुद को प्यार करना है, बहुत बहुत जरूरी है। और ये सभी साइंस से, हमको लगता है कि हमारे खानदान में डायबिटीज है तो मुझे भी होने वाला है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। साइंस ने कहा भले हमारे शरीर में जीन्स है बीमारी के, हर एक के शरीर में, आपके मेरे शरीर में दोनों जीन्स होते हैं, जिससे बीमारियां होती है और जिससे बीमारियां नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन से जीन्स खुलेंगे, ओपन अप होंगे, स्विच ऑन होंगे। जैसे अभी यहाँ के लाइट स्विच ऑफ हुए हैं, है ना, तो जब मैं हेल्दी, मेरी लाइफस्टाइल है, तो मेरे बीमारी के जीन्स स्विच ऑफ होंगे और मेरे हेल्दी जीन्स स्विच ऑन होंगे। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मैं मेडिटेट कर रही हूँ। यदि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे होगी, तो साइंस ने कहा जीन्स भले है, लेकिन इपीजेनेटिक्स माना डिपेंड करेगा कौन से जीन को खुलना है, कौन से जीन को बंद होना है। तो जब हम हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, हेल्दी जीन्स हमारे
ओपन अप होंगे, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। कोविड में भी हमने देखा, कोविड की वजह से बहुत कम डेथ हुए, लेकिन डर की वजह से ज्यादा डेथ हुए। तो इसीलिए अभी हमें शक्ति स्वरूपा रियल में बनना जरूरी है। अभी ये समय आ चुका है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते मैडम मेरे पास समय नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। किसी किसी को कहेंगे ना, बॉम्बे में तो कहेंगे मैडम मरने के लिए फुर्सत नहीं मेडिटेशन के लिए। अरे मरना नहीं है इसीलिए तो बोल रहे हैं मेडिटेशन सीखो, है ना। तो मेडिटेशन क्यों करना है, उससे क्या होगा कि जो हमारे निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव हार्मोन्स क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि निगेटिव थॉट्स है ना। हमारे अंदर गुस्सा है, हम नाराज होते हैं, मूड ऑफ होता है, अभी उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव हार्मोन्स को। तो पॉजिटिव हार्मोन्स के लिए क्या चाहिए, हमारे विचारों में वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, सकारात्मकता आनी चाहिए, वरना मेरे विचारों में वो शांति आनी चाहिए, मेरे विचारों में वो खुशी आनी चाहिए, मेरे विचारों में वो प्यार आना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होगी। हम सभी पैसा कमाते हैं कि नहीं, तो अभी क्या करेंगे, शांति को कमाना पड़ेगा, प्यार को कमाना पड़ेगा, खुशी को कमाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी चीज नहीं मिलती, कुछ भी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अब मुझे साइकिल भी चलाना था तो मैंने साइकिल चलाना सीखा ना। अभी मुझे ऑपरेशन करना है सीजर, तो मैंने सीजर करना सीखा। जितना जितना मैं सीजर करती गई तो क्या हुआ, मेरी प्रैक्टिस होगी, तो अभी मैं कभी भी जाकर सीजरियन कर सकती हूँ। तो वैसे मुझे मेडिटेशन के लिए समय देना होगा, मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा। जब तक मैं करूंगी नहीं तो मुझे नहीं आएगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा समय दे। फिर हम ये सभी हमारे गर्भवती माताओं को भी सिखाते हैं। और आप सभी को बता दो अर्चना मैडम, ये 15 अगस्त 2021 जब कोविड चल रहा था तो लोग कहीं जा नहीं सकते थे, तो तभी से हमने इसको ऑनलाइन चालू किया था। तो लगातार अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे, डेली हमारी जो पूरी बैच है ना, तो वो पूरा डेली ये सेशंस ले रहे हैं। संडे 11 बजे होता है और एवरीडे शाम को 8 बजे होता है। डेली एक ही मीटिंग आईडी रखा है, पूरे सभी सेशंस फ्री होते हैं। तो ये अक्रॉस इंडिया जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जाता है। मैं इसीलिए आपको बताती हूँ क्योंकि आपको पता होगा तो आप जो भी आपके संबंध संपर्क में एक्सपेक्टेड मदर्स आएंगे आप उनको बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनको यहाँ आना है। ऑनलाइन के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से ये सारे हमने इसके लिए वीडियोस बनाए। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या करना है, नॉर्मल डिलीवरी के वीडियोस बनाए। एक्सपेक्टेड मदर्स को, गर्भवती माता को क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना है, उसका हमने सुपर मॉम में भी जर्नल बनाया। और खुशी की बात ये है और गर्व की भी बात है कि ये सभी प्रोग्राम्स पनवेल से स्टार्ट हुए और आज पूरे इंडिया में रन होते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां पनवेल आप सभी के लिए, क्योंकि सभी के सहयोग से। मुझे याद आता है जब चारू मैडम नगर पालिका तभी था ना, नगराध्यक्ष थे, तभी से हमने ये प्रोग्राम सब चालू किए थे और सभी का हमेशा सहयोग रहता है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स, आभार भी मानती हूँ क्योंकि आप सभी ये बहुत सहयोग देते हैं, इसीलिए ये होता है। फिर ये नया प्रोजेक्ट हमने चालू किया अभी जस्ट फरवरी है ना, लास्ट 4 तारीख को हमने इसको भोपाल में लॉन्च किया। सिस्टर शिवानी आए थे। ये आजकल हम काफी लोगों को देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होती है और उनको फिर IVF या IUI का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फॉक्सी मना, नेशनल गायनेकोलॉजिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे इंडिया के जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट, और इसार मना इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, जितने भी IVF कंसल्टेंट है पूरे अक्रॉस इंडिया, उनकी ये सोसाइटी है। तो इनके साथ मिलकर, इनके ये दोनों प्रेसिडेंट है डॉक्टर पई और डॉक्टर नंदिता पालशेटकर इसार के, सिस्टर शिवानी आए थे और फिर हमने ये प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन, अभी इसका भी हम ऑनलाइन लेते हैं। डेली 2 प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन जाते हैं। इसको हमने हॉलिस्टिक IVF IUI कहा है क्योंकि इसमें भी यही देखा गया कि जैसे प्रेगनेंसी रहने के लिए क्या चाहिए, एक स्त्री बीज चाहिए, एक पुरुष बीज चाहिए। इससे जो बच्चा तैयार होगा, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, वो अच्छे क्वालिटी का होगा। तो यहाँ स्ट्रेस की वजह से वो स्त्री बीज भी अच्छा नहीं बनता है, पुरुष बीज अच्छा नहीं, तो वो जो तैयार होने वाला एम्ब्रियो है वो भी अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। तो IVF करने के बाद भी आप 1.5-2 लाख खर्चा करेंगे तो भी सक्सेस रेट अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब कितना है, 30 to 40%। मतलब 10 में से 4 लोगों को IVF करने के बाद बच्चा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने एम्ब्रियो की क्वालिटी को अच्छा बनाया नहीं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट प्रोग्राम चलते हैं और ये भी पनवेल से लॉन्च हुआ। तो सुबह सुबह हमें क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है ना। GOD स्टैंड्स फॉर जनरेट
ऑपरेट और डिलीट, क्योंकि अभी हमने ये समझा कि मुझे क्या करना है, सकारात्मक रहना है, चाहे लोग कैसे भी हो, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन मुझे कैसे रहना है, हल्का रहना है, इजी रहना है। बीमारियों को हम क्या कहते हैं, डिसीज, है ना, डिसीज कहते हैं। तो उसको आप स्प्लिट करिए, डिस ईज। जब हम इजी नहीं रहते हैं, डिस ईज रहते हैं, तो हमें बीमारियां होती है। हम पेशेंट कब बनते हैं, जब हमें पेशेंस नहीं रहता। तो हमें क्या रखना है, धैर्यता रखनी है, पेशेंस रखना है। तो हमें क्या करना है, सुबह सुबह उठते पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है, पूरे दिन उस पॉजिटिव एनर्जी से ऑपरेट करना है, और जो भी पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसको हमें डिलीट करके फिर सोना है। तो आज ना अभी हमने देखा कि कैसे हमें पॉजिटिव रहना है। तो इसका हम 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स लेते हैं ना, क्योंकि अभी हर एक को पता है मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते हैं, है ना। कभी कभी मेरे मुख से कुछ भी शब्द निकल जाते हैं, इसका मतलब क्या, मेरे मुख के ऊपर कंट्रोल नहीं। कभी मेरा मन ऐसे ही सोचता रहता है, हम बोलते हैं अरे नहीं सोचना है, फिर भी मन सोचता ही रहता है। इसका मतलब क्या, मेरे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं। कभी कभी बच्चों के ऊपर हाथ भी उठ जाता है, मेरा भी उठता था, है ना, सिस्टर्स के ऊपर भी उठता था, ऑपरेशन टेबल पे भी उठता था। अभी ये सब कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या, कि हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है, हम शांत हो जाते हैं, हम खुश रहते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति आती है। तो उसके लिए वो शक्ति के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी मोबाइल होता है, तो बिना मोबाइल, अभी जितने भी यहाँ आए हर एक के पास मोबाइल होगा, सब चेक करके आए होंगे कि मोबाइल चार्ज है कि नहीं। तो हम मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, लेकिन इसकी चार्जिंग के बारे में कभी सोचा, इसकी तरफ तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। ये रो रहा है, क्या हो रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो 3 दिन जो अभी कल होली है, इसके लिए मैंने कल नहीं रखा है, 7, 8, 9 3 दिन यहीं पे 4 से 5 बजे 1 घंटे का मेडिटेशन कोर्स रखा है, सिर्फ 3 दिन के लिए। 1-1 घंटा, 1-1 घंटा तो अपने लिए निकाल सकते हैं कि नहीं। कौन कौन है जो महान है, 1-1 घंटा अपने लिए निकालेंगे। थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करे, थोड़ा फोटो निकालो। कल बोले कि मैडम मैंने कहा हाथ ऊपर किया था, है ना, तो यहाँ आकर थोड़ा सा फोटो निकाल दो। यहाँ सामने से आकर चलो जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करो। कौन कौन 1 घंटा खुद के लिए निकालेंगे, सिर्फ 3 घंटा। इतने तो हम बिजी नहीं है कि 3 घंटा नहीं दे सकते। चलो जोरदार तालियां भी खुद के लिए बजाइए। 1 घंटा निकालिए अपने लिए। तो कल मानो परसों से 7, 8, 9 हम ये सब देखेंगे कि हम कौन है, वो सर्वोच्च शक्ति कौन है, कैसे उसके साथ हमें कनेक्ट करना है, जिससे हम शांत हो जाएंगे, खुश रहेंगे। तो हमें थोड़ा डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना है, जिससे ये सारी जो भी बीमारियों की हमने बात की वो नहीं होगा। तो मेडिटेशन से क्या क्या होगा, सबसे पहले होगा मन शांत होगा, मन खुश रहेगा। जो मन खुश होगा, शांत होगा, वो शरीर स्वस्थ होगा, उसके रिश्ते सभी के साथ कैसे होंगे, प्यारे होंगे। उसके घर का वातावरण कैसे होगा, स्वर्ग जैसा होगा। और जो हर घर स्वर्ग बनेगा तो क्या बनेगा, ये धरा स्वर्ग बन जाएगी। फिर से भारत स्वर्ग बनने वाला है, फिर से भारत विश्व गुरु बनने वाला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का और हम सभी का सपना यही है, फिर से भारत विश्व गुरु बने। तो जोरदार तालियां उसके लिए भी, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो हमें ये एक्सरसाइज करेंगे, है ना, आप सभी मेरे साथ करेंगे। सुबह उठते ही क्या करना है, वाह वाह करना है ना, हाय हाय नहीं करना है। हाय हम कभी बोलते हैं, कोई हाय मेरी जिंदगी, तो ऐसे नहीं बोलना है। हमारे बच्चे है ना हाय हाय करते रहते, लेकिन हाय कभी बोलते हैं, हाय मेरी जिंदगी, हाय मेरी सासू माँ, ऐसे बोलते रहते, लेकिन वैसे नहीं बोलना है। क्या करेंगे, वाह वाह करेंगे। वाह वाह की जिंदगी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम शुक्रिया करेंगे और थैंक्स भी करना है। हमारा ना शुक्राना का जीवन होना चाहिए, हमें सभी को थैंक्स करना, जिंदगी के लिए, परिवार के लिए, ये जो हमें स्वास्थ्य मिला है। तो एक एक्सरसाइज की जैसे करेंगे ना, 1 फिंगर लेंगे, आप सभी मेरे साथ करेंगे, है ना। मैं दिखाती हूँ पहले। वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी वाह। क्या करेंगे, वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी वाह। थैंक यू, आई लव यू जिंदगी। अरे दोपहर को भोजन हुआ ना, करता तो नहीं है। अभी 2 फिंगर लेंगे। वाह वाह वाह, वाह मेरा परिवार वाह। थैंक यू, आई लव
से भी प्यार करना है। आई लव यू माय इंटेस्टाइन, पेट से भी प्यार करना है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वहां से जनरेट होती है। फिर 4 लेंगे, वाह 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 प्रकृति वाह, सब कुछ प्रकृति दे रही है, प्रकृति माँ देती है। फिर लास्ट वाह 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 ईश्वर वाह, वाह ईश्वर वाह, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि जब परमात्मा, थैंक यू, जोरदार एक बार तालियां जो कितनी बजाती है। तो परमात्मा जब हमारे साथ होगा तो क्या होगा? परमात्मा भाग्य विधाता है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो मैं कैसे रहूंगी? मैं बहुत बहुत भाग्यशाली रहूंगी। तो क्या करेंगे? बोलेंगे मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। बोलिए, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। यस, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। अरे जनरेट कर लिया पॉजिटिव एनर्जी, बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर क्या करेंगे? मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। अरे ऐसे बोल रहे हो सुखी, मैं बहुत बहुत, अरे सुखी हो तो लगना चाहिए ना सुखी है करके। तो बनेंगे कैसे सुखी? करना पड़ेगा ना उसके लिए जनरेट। मैं बहुत बहुत धनवान हूँ। आप बोलेंगे कहाँ, बैंक बैलेंस तो है नहीं, तो धनवान क्यों? क्योंकि ये सब है हमारे पास। हमारे पास खुशी है, सुख है, भाग्य है, शक्ति है, तो मैं धनवान हूँ। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। बोलिए सब, आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये रोज रात को सोने से पहले सोचेंगे, तो ताकि हमारा जब हम सोने जाते हैं ना, कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जागरूक हो जाता है। जो भी प्रोग्रामिंग हमें चेंज करनी है वो हमारे सुषुप्त मन में चेंज करनी होती है। और सुबह उठते ही थोड़ा समय के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होता है। कॉन्शियस माइंड से हमें तब समझ में आता है, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग हमने चेंज नहीं की। इसीलिए रात को सोने से पहले हम क्या करते हैं, बीपी ज्यादा है ना, डॉक्टर ने और एक दवाई ऐड की या डोज बढ़ाया, तो सोचते हैं पता नहीं मैडम ने तो 20 mg की टेल्मा की, अभी तो 40 mg की टेल्मा की, अभी क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है? और दवाइयां बढ़ेगी। आपका बीपी बढ़ा है तो भी आपको क्या सोचना है रात को सोने से पहले? मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। मेरी शुगर बढ़ी हुई है तो भी क्या सोचना है? मेरी शुगर नॉर्मल है। जो हम रियलिटी में देखना चाहते हैं उसको हमें पहले मन में क्रिएट करना है। तो जो, क्योंकि ऐसे कहते हैं आज यू थिंक यू बिकम, तो जैसे जो भी हमें बनना है ना वो हमें पहले मन में क्रिएट करना होगा। तो आज से ही आपका होमवर्क चालू होता है। रात को सोने से पहले आज सो जाएंगे ना, हम एंड में 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करने वाले हैं। तो वैसे मेडिटेशन आप करेंगे, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करेंगे, ईश्वर परमात्मा को पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे। जो भी खाना बना रहे हो, खिला रहे हो, वो बहुत प्यार से ईश्वर परमात्मा की याद में करना है, क्योंकि वो तभी प्रसाद बन जाता है ना। प्रसाद बना वही होता है। हमारे घर में जो अभी सूजी का हलवा बनता है वही घर में बन रहा है, वही गुरुद्वारे में, वही मंदिरों में बन रहा है, वही होटल में बन रहा है। लेकिन जो मंदिरों में बनता है वो प्रसाद होता है। क्यों? क्योंकि उसको ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया जाता है। तो जो फूड ईश्वर परमात्मा की याद में बनता है वो प्रसाद बन जाता है, हाई एनर्जी फूड होता है। तो जब हमारी एनर्जी लेवल हमको बढ़ानी है तो हम ऐसा भोजन करें, एक तो सात्विक हो और दूसरा वो ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया हुआ हो, तब हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है। तो परसों से ही आप सभी 1 घंटा मेडिटेशन के लिए आएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा हर घर घर स्वर्ग बनेगा और फिर से वो लक्ष्मी नारायण का राज्य इस धरा पर आ जाएगा। और ये सभी जो हम प्रोग्राम्स लेते हैं वो है। तो अभी हम 1-2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। फिर उसके बाद, जिसके लिए आज आप सभी यहाँ आमंत्रित हुए हैं, जागतिक महिला दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। तो 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस भी होगा। फिर हमारे बीच में जो भी हमारे, वैसे तो हम गेस्ट नहीं कहेंगे, मेहमान तो है नहीं, आप सभी मेहमान हो, बिल्कुल नहीं, घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी को हम स्टेज पर आमंत्रित करेंगे। तो
एक 3-4 मिनट के लिए सभी रिलैक्स। आगे भी बैठने के लिए जगह है, चेयर से वहां पे सज्ञाना पास में कर सकते। इन्हें जो अंदर बैठे हैं उनको भी बाहर बुला, सभी को बाहर बुला। तब आप सभी शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए। श्वास लेते समय विजुअलाइज करें ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझ में प्रवाहित हो रही है। श्वास छोड़ते समय विजुअलाइज करें अंदर की निगेटिविटी बाहर जा रही है। मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। मेरा मन एकदम हल्का, कोई बोझ नहीं। स्वयं को देखें, महसूस करें मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मैं महान हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। मेरी हर सोच, हर बोल, हर कर्म सबको सुख देने वाले हैं। जो भी मेरे संबंध संपर्क में पूरे दिन आएंगे उन सभी को मेरे द्वारा वो परमात्मा शांति, वो परमात्मा प्यार, वो परमात्मा खुशी मिल रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। परमपिता परमात्मा शिव की मैं संतान हूँ, शिव शक्ति हूँ। ईश्वर परमात्मा शिव परमात्मा से शांति, खुशी, प्यार, परमात्मा शक्तियाँ मुझ में प्रवाहित हो रही है और मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरा मन शांत है, खुश है, शक्तिशाली है। धीरे धीरे ये प्रकंपन मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। शरीर का एक एक अंग शांति, खुशी, प्यार से एनर्जाइज हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है।
मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरी शुगर नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। धीरे धीरे ये प्रकंपन मुझ आत्मा से आस पास प्रवाहित हो रहे हैं। मेरे आस पास परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच है। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। परमात्मा शक्तियाँ परिवार के सभी सदस्यों में प्रवाहित हो रही है। देखिए अपने परिवार के सदस्यों को, सभी को परमात्मा शक्तियाँ मिल रही है। सभी स्वस्थ है, सभी सुरक्षित है। परमात्मा शक्तियाँ मेरे सेवा साथियों में प्रवाहित हो रही है। मेरे सेवा साथी स्वस्थ है, सुरक्षित है। परमपिता परमात्मा हर पल मेरे साथ है। तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। परमात्मा का दिल से धन्यवाद मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। तो आज से ही हम सभी 5 मिनट के लिए रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही मेडिटेशन जरूर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सभी ने बहुत प्यार से सहयोग दिया। अभी जब हम शांति में बैठे थे तो सिर्फ हमें ही इसका फायदा नहीं होता है, यहाँ से ये प्रकंपन है ना पूरे विश्व में प्रवाहित होते हैं। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि घर में कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मंदिर में हम जाते हैं तो कितने होते हैं, देवी देवता है, एक ही होता है ना। तो ऐसे समझना कि मेरे घर की मैं देवी हूँ, है ना। तो फिर मुझे करना है, ये नहीं समझना कि दूसरे बदलेंगे, दूसरों के वजह से मुझे गुस्सा आता है, दूसरों के वजह से ये तो परिवर्तित ही नहीं होते, ये तो चेंज ही नहीं होते हैं। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें क्या करना है, सिर्फ खुद को देखना है। तो यहाँ से हमने 3 बार ओम शांति बोला था। तो क्या लेकर जाएंगे? ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। कुछ भी होगा ना तो ओम शांति जोर से नहीं बोलना है और गुस्सा करके। क्या करना है? अंदर ही अंदर मन में खुद को बताना है ना, दूसरों को थोड़ी ना बताना है। हमें खुद को याद दिलाना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरी बार जब हम ओम शांति बोलते हैं तो किसको याद करेंगे? पिता परमात्मा को, है ना। तो उसके हम संतान है, शांति के सागर की संतान है। और तीसरी बार ओम शांति, अब मुझे क्या करना है, दूसरों को क्या करना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरे हमारे अनुसार नहीं चलने वाले हैं। हमें सिर्फ एक ही मन का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ अपने मन का ध्यान रखना है। परमात्मा कहते हैं सिर्फ आप खुद का ध्यान रखो, बाकी सबको मैं देख लूंगा। तो हमें और किसी को भी चेंज नहीं करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप सभी को जागतिक महिला दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, है ना। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे क्या कहते हैं? आसमान कहते हैं। और जहां में जिसका अंत नहीं उसे क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। जोरदार तालियां। और ऐसे कहते हैं कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनने के लिए, लेकिन माँ अकेली ही काफी है
घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो आप सभी लोग विशेष महान आत्माएं हो, महान माताएं हो, है ना, शिव की शक्तियां हो, वो यहाँ पे पहुंची है। अभी पनवेल में कितनी सारी माताएं हैं, सब नहीं पहुंची। तो आप सभी वो स्वर्ग बनाने वाली हो। तो जोरदार तालियां खुद के लिए, और इसको महसूस करना है कि मैं विशेष हूँ, मैं महान हूँ, है ना। ऐसे ही कोई परमात्मा के घर में नहीं पहुंचता है। आप मेरे निमंत्रण से या राजेश्री ताई के निमंत्रण से, वृषाली ताई के निमंत्रण से आप नहीं पहुंचे हो, आप परमात्मा के आमंत्रण से पहुंचे हो। स्वयं शिव परमात्मा ने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया। तो जोरदार तालियां उस पिता के लिए, जिसकी वजह से आप सभी यहाँ पे पहुंचे हो। तो आप ऐसे ही आते रहना। अपना घर है, पिता का घर माना मैका होता है ना, तो ये आपका मैका है। कभी भी कुछ करा, कहाँ जाते हैं? मैके में। तो कहाँ आएंगे? मैके में आएंगे। तो अभी हम जो आगे का ज्यादा नहीं लंबा चलेगा, एक 15-20 मिनट चलेगा, फिर हमारे जो गेस्ट आए हैं उनसे हम सभी से शुभेच्छा लेंगे। तो एक 5 मिनट के लिए हम शिव शक्तियां, है ना, क्या शक्तियां धारण करेंगे वो अभी देखेंगे। तो हम सभी के बीच में वो शिव की शक्तियां आ रही है। तो सभी जोरदार तालियों से हमारी शिव शक्तियों का स्वागत भी करेंगे। मंगला गढ़मोहे जो 76 इयर्स की है ना, और वो कितनी महान होगी मैं मेरी विशेषता नहीं बता रही हूँ, लेकिन जिसने ऐसे बेटी को जन्म दिया है ना, जो आज पूरे भारत के लिए प्रोजेक्ट्स बनाती है, तो वो माँ कितनी विशेष होगी। और उसको राष्ट्रपति अवार्ड से ना, प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है। प्राइमरी स्कूल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों से 2005 में उसको ये अवार्ड मिला है। अभी मैं बहुत ज्यादा लंबा उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन आज जो कुछ मैं यहाँ पे हूँ वो उसी के बदौलत है ना, कि मुझे याद आता है तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स का आप सभी को पता है कितना पेमेंट होता है ना, लेकिन उसके बावजूद उसको मुझे डॉक्टर बनाना था। तो मुझे याद आता है, वैसे तो 10th में मैं बोर्ड में आई थी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट थी, तो फिर पूना में हॉस्टल में रखा था। अभी हॉस्टल में नेचुरली पैसा तो लगेगा, तो इसने ना वो बचत गट जैसे अभी आप सभी का होता करते हैं, तो 5 रुपए का कभी रहता है, तो कभी 7 अकाउंट्स खोले थे। 35 रुपीज से उसने स्टार्ट किया था ताकि वो मुझे हॉस्टल के लिए फीस भेज सके।
तो ऐसे करके इसने फिर हमें डॉक्टर बनाया। तो आज तो चलो सब कुछ है, लेकिन ये पता होना भी बहुत जरूरी है। हमें सब जो दिखता है, लेकिन उसके पीछे हमारे माता पिता का कितना योगदान होता है। तो अभी देखो 76 ईयर्स की है, इसका भी आजादी का अमृत महोत्सव लास्ट ईयर हमने सेलिब्रेट किया है ना, 47 में बॉर्न हुई है। और कितना उमंग उत्साह है, देखो मुझे पता भी नहीं था, उसने नंबर ही डाली है। 76 ईयर्स से अभी भी एसटी से रोहा से अकेली सफर करती है। जब भी यह प्रोग्राम होता है बहुत प्यार से आती है आप लोगों के लिए प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं तो बनाने के लिए माता है ना, बहुत जितना वंदन करे नमन करे उतना कम है। तो वो आपके साथ थोड़ा सा है ना, आज आर्थिक महिला दिवस के ऊपर शुभेच्छा देगी। ओम शांती। हसत मुखाने गीतही आले आजही तुमच्या पुढे, हसत मुखाने गीतही आले आजही तुमच्या पुढे, या नारी शक्तीचे स्वागत करण्या शब्द फुलांचे पडे, या नारी शक्तीचे स्वागत करण्या शब्द फुलांचे पडे, हसत मुखाने गीतही आले आजही तुमच्या पुढे, हसत मुखाने गीतही आले आजही तुमच्या पुढे, या नारी शक्तीचे स्वागत करण्या शब्द फुलांचे बळे, या नारी शक्तीचे स्वागत करण्या शब्द फुलांचे बळे। 8 मार्च हा आपला महिला दिन आहे, पण 8 मार्चच्या वेळेला बऱ्याच ठिकाणी प्रोग्राम असतात आणि मॅडमना रविवार हाच एक महत्वाचा दिवस मिळतो, म्हणून आज आपण येथे हा महिला दिन साजरा करण्यासाठी जमलेला आहोत। सर्वांचं सुस्वागत। तर ह्या महिला दिन हा 8 मार्च महिला दिन का निवडण्यात आला? न्यूयॉर्क सिटी मध्ये 1908 साली 15,000 महिलांनी, या कामगार महिला कपड्यांच्या होत्या, त्यांनी ह्या महिलांनी मोर्चा काढला। का? तर आम्हाला कामाच्या बदल्यात जो मोबदला मिळतो तो कमी मिळतो, शिवाय आम्हाला मतदानाचा हक्क मिळतो। त्यानंतर कोपनहेगन येथे 1910 साली असाच महिलांचा परिषद भरलेली होती। 100 महिला, 17 देशातून 100 महिला आल्या होत्या आणि या महिलांमध्ये एका नारीने सांगितले, आम्हाला हा वर्षातून एक दिवस हा आमचा साजरा झाला पाहिजे। त्यांची ती मान्यता सगळ्यांनी मान्य केली की नाही, करायला पाहिजे, महिलांचा एक दिवस वर्षातून साजरा करायला पाहिजे। 1910 साली ठरलं, पण 1910 झाल्यानंतर त्याच वेळेला ते सगळं मान्य वगैरे झालं, पण 1975 साली युनोने जाहीर केलं की 8 मार्च हा सगळ्या महिला दिन साजरा केला जायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे हा 8 मार्च हा दिन साजरा केला जातो। या दिवशी महिला खूप आनंदाने उत्साही असतात, ज्या उच्च शिखरापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत, तर त्यांचं कुठे ना कुठेतरी त्यांचा सत्कार होत असतो आणि हा जो सत्कार होतो हा त्यांच्या कार्याचं त्यांना मोजमाप मिळतं आणि त्यांनी आणखीन ते कार्य करून पुढे जावं अशा त्याच्या मागची भावना असतात। त्या स्त्रीचा सत्कार करणं म्हणजे त्या कार्यातून ती पुढे जावी अशी वाटते। अशा आपल्याला बऱ्याच ऐतिहासिक महिला तर खूपच आपल्याला माहित आहे। तर त्याच्यापैकी एक कन्येचं मी थोडस सांगणार आहे। ती कन्या आहे मनकर्णिका तांबे। कोण बरं ही कन्या? कोण सांगेल? मनकर्णिका तांबे। कोणाचं नाव आहे मनकर्णिका तांबे? ही बरोबर आहे, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, महाराष्ट्र कन्या। एकदा जोरदार काय ते त्यांनी उत्तर दिले। तर ही झाशीची राणी मनकर्णिका ही ज्या वेळेला झाशीची राणी झाली त्यावेळेला तिला राणी सरकार, मायबाप राणी सरकार म्हणतात। झाशीच्या राणीला म्हटलं मला मायबाप सरकार म्हणतात, म्हणजे मी मा पण आहे आणि बाबा पण आहे, वडील पण आहे, पण मी जे काही ह्या ना पुरवते देते हे पुरेसं आहे का? काहीतरी मला बघायला पाहिजे। आणि म्हणून
राणीने काय केलं, जे आपल्या बरोबरचे खेळण्याचे वर्गे सवंगडी पण ते आता सैनिक झालेले आहेत, अशांना बरोबर घेतलं आणि वेषांतर केलं आणि संपूर्ण पर्यटन केलं, फिरली आणि पाहिलं. नाही, त्यात समाधान वाटलं की मी देते त्याप्रमाणे हे ठीक चाललेलं सगळं आहे. आणि असा ते सगळे सैनिक आणि राणी वेषांतर करून जात ते एका माळरानात आले आणि माळरान म्हटलं की तिथे एकदम शांत, एकदम शांती. राणी काय म्हणाली, मला ही शांती माझ्या मनाच्या कुपीमध्ये साठवायची आहे, तर आपण सगळेजण इथे शांत राहूया. की जाताना शेवटी माझ्या बरोबर काय जाणार आहे, आत्म्याची शांती. काय जाणार आहे, आत्म्याची शांती. आज जे आपण इथे बघतो त्या आत्म्याच्याच दृष्टीने इथे आपण येतो. नेहमी जे ऐकण्यासाठी येतो तो आत्मा शब्द जर कधी कानावर पडला नाही असं होणारच नाही. तर ही शांती बघा, ही माझी धन दौलत पैसा अडका माझ्या काही बरोबर येणार नाही. म्हणजे बघा, धन दौलतने समृद्ध आहे, श्रीमंत आहे, भरपूर आहे, पण ही जी राणी आहे ही आध्यात्मिक शक्तीने सुद्धा भरपूर आहे. त्यात पुढे तुम्हाला समजेल कशी आध्यात्मिक शक्तीने भरपूर आहे. तर अशी त्या माळरानामध्ये सगळे शांत स्तब्ध घोडेस्वार उभे आहेत आणि इतक्यात जोरात एक दगड येऊन राणीच्या डोक्याला लागला आणि भराभर रक्त वाहू लागले. राणी घोड्यावरून खाली पडली. घोड्यावरून खाली पडल्याबरोबर दोन सैनिक दोन बाजूला राहिले फक्त आणि बाकी सह्या वाया कुणी दगड मारला म्हणून शोधण्यासाठी धावपळकडे सगळे फिरले आणि अल्पावधीतच म्हणजे थोड्याशा काळातच एका महिलेला 45 ते 50 वर्षाच्या महिलेला घेऊन ते आले आणि त्या महिलेने राणीच्या पायावर डोकं ठेवलं. नाही हो राणी सरकार, मी नाही हो दगड मारला, नाही हो मी नाही हो दगड मारला, मी का दगड मारेन, माझे पती तुमच्या सैन्यामध्ये शहीद झालेले आहेत, मी कशाला दगड मारेन. बाजूचा सैनिक होता, चांगले 4 फटके आणि ती राणी बघत बसली त्या सैनिकाकडे आणि राणी त्या बाईकडे बघत बसली. परत ती म्हणते, मग दगड तर आला ना. राणी म्हणाली, दगड तर आला, मग तो कसा आला. मग ती म्हणाली, ते बोलताही नाही ना, हात थरथर कापत होते आणि असं दाखवलं की त्या ठिकाणी ते आंब्याचं झाड आहे, त्या आंब्याच्या झाडावर मी दगड मारतो. 4 दिवस माझी मुलं उपाशी आहेत आणि त्या उपाशीची त्यांची ती नजरा मला बघवत नाही. त्यांचा तो आवेग बघून मी त्या दगडाला तो वेग आणि तो तुमच्या लागला. पुन्हा दुसरा सैनिक म्हणतो, चांगले 2 फटके आणा की. पुन्हा राणी त्यांच्याकडे बघते आणि राणीने वेषांतर केलेले होतं आणि आता जे ती काय बोलते हे आपल्या सर्व सगळ्यांसाठी महत्वाचं आहे. तिने दोन्ही खिशामध्ये हात घातले आणि 2 सुवर्ण मुद्राच्या थैल्या काढल्या आणि त्या महिलेच्या हातात दिल्या आणि सांगितलं की आजपासून तू इथून आता थैल्या घेऊन जिथपर्यंत चालत जाशील तेवढी सगळी जागा तुझी, जमीन तुझी आणि त्या ठिकाणी तुम्ही आंब्याची झाडं लाव, म्हणजे मी जिवंत असेपर्यंत तुझ्या मुलांना कधी उपाशी राहायची वेळ येणार नाही. बघा, या इथे आपल्याला समजते की राणीने ती पारख केली, परखण्याची शक्ती आहे तिच्याजवळ. तिने त्या सैनिकांनी सांगितलं म्हणून तिला मारलं नाही किंवा तिला शिक्षा केली नाही, तिने शोधून काढलं का हिने केले, काय काम तिने केलं आणि ते शोधून काढलं. म्हणजे तिच्याजवळ ही सहनशक्ती तर आहे, तर तो सहन केला तिने पारख केली, तिने का केलं आणि म्हणून ते केलं. म्हणजे दानशूरपणा आहे, दानधर्म करण्याची पण श्रेय आहे आणि त्याच्यातून त्या राणीला तिने शेवटी काय दिलं असेल, आशीर्वादातच दिला असेल ना. मग आज आपल्याला जे कमवायचंय ते काय कमवायचंय, हा दुवा कमवायचा आहे, आशीर्वाद कमवायचे आहे आणि राणीसारखं आपल्याला व्हायचं आहे. म्हणजे आज त्या जगामध्ये किती असे गरीब गरजू लोक आहेत पण त्यांची आपल्याला पारख झाली पाहिजे आणि खरोखर गरीब असेल ती परखण्याची शक्ती आपल्याजवळ जर असेल तर आपण निर्णय घेतो की आपल्याला ह्या राणीला मदत करायला पाहिजे, परखण्याची आपल्याला. तर अशा दृष्टीने राणीने जे केलं ते आपल्या सर्वांच्यासाठी आपण हे करावे. त्या अनुषंगाने त्या 2 ओळी आहेत त्या मी 2 ओळी सादर करीत आहे. तू शक्ती है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से है हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू भी हारे है तुमको
तुमको पुकारे, जो शक्ति है सबको तारे, जो भी अपने जीवन से है हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू, तुझे हारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा, विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बनके जला, शिव शक्ति बनके जला, शिव शक्ति बनके जला। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने बोला कि मुझे भाषण करना है, तो मैंने उसको पहले ही बोला था, देख लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, मुझे थोड़ा हेल्थ के ऊपर बोलना है, तो मैं तो ऐसे साथी चाहती थी कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो जो उसने बोला तो उसमें से 50% से ज्यादा मुझे भी पता नहीं था, आज ही फर्स्ट टाइम पता चला। तो जोरदार तालियां एक बार उसके लिए। आगे 5 मिनट में जिन अष्ट शक्तियों की उसने बात की, तो आप में से सबसे पहले कौन है वो विनर जो 8 उस लाइन में बताने वाला है मुझे? कौन विनर है वो? वापस बताती हूँ। कछुआ, आप बताएंगे? हाँ चलो बता दो, कोशिश करो। कछुआ, पेटी, आम का पेड़, नदी, वेरी गुड। सोनार, तराजू, वेरी गुड। लेकिन फिर भी जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि बहुत क्रेडिट चाहता है। तो अभी मैं इसकी आपको कहानी बताऊंगी, तो आपको कहानी के माध्यम से याद रहेगा। एक लड़का था, उसके पास कछुआ था। अभी उसको बाहर गाँव जाना था, तो कछुआ ऐसे ही घर पे रख के नहीं जा सकता है, तो उसने सोचा कछुआ को साथ लेकर जाऊंगा। तो उसने देखा कछुआ को लेने जा रहा था, तो कछुआ क्या करता है, जब भी उसको कुछ करना है, घूमना है, तो उसकी इंद्रियां वो बाहर निकालता है। जब भी अपना काम कंप्लीट होता है, वो इंद्रियों को समेट लेता है, वरना विस्तार को संकीर्ण करना होता है। तो पहले शक्ति क्या है? विस्तार को संकीर्ण करना। आज हमें क्या होता है, जब हमारा सब काम कंप्लीट होता है, जो हाउसवाइफ भी है, जो वो क्या करते हैं, काम कंप्लीट होने के पहले किसको लेंगे? मोबाइल को, फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, उसमें अभी हमें नहीं जाना है। विस्तार है ये सब, जो जो हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वही सब यहाँ रिकॉर्ड होगा और उससे हमारा चिंतन चलता है और उसी से सब कुछ हमारा जीवन बनता है। तो विस्तार ये जो है ना सब, अभी इसीलिए पहले जो सॉन्ग लगाया था वो उस रीति से आपने नहीं देखा होगा शिव शक्तियों का। जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होगा, आप में से जो बैठेंगे 5 मिनट, आप वो वापस सॉन्ग देखना, क्योंकि यहाँ से आपको यदि कुछ लेकर जाना है, आपको हेल्दी रहना है, तो आपको उन शक्तियों को धारण करना बहुत जरूरी है। तो विस्तार में नहीं जाना है। कछुआ को क्या याद रखेंगे, ताकि मुझे जब भी मुझे समय मिलेगा मैं ईश्वर परमात्मा को याद करूँ, अच्छी अच्छी बातें देखूं। जितना जरूरी है उतना मोबाइल यूज करना है, विस्तार में नहीं जाना है। फिर उसने उस कछुए को क्या किया, पेटी में रखा, समेट लिया। तो क्या समेटना है? बातों को समेटना है। जो जो बातें यहाँ पकड़ के रखी है ना, जो इसने ये कहा, उसने ये कहा, कभी कभी तो हम बोलते हैं कि इसकी ये बात ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मत भूलो, वो यहाँ पे कचरा रहेगा, ब्रेस्ट कैंसर भी होगा, डायबिटीज भी होगा, हार्ट अटैक भी होगा। तो इन बातों को हमें निकाल देना है। तो समेटना क्या है? बातों को समेटते जाओ। आज पूरा यहाँ का जो भी कचरा है ना, सब निकाल के जाओ। यहाँ अभी 2 मिनट जब बैठेंगे, वो शांति से वापस गीत सुनेंगे, पूरा कचरा यहाँ परमात्मा को देके जाओ, वो सब उसको देके जाना, कुछ भी नहीं रखना है। तीसरा क्या था, आपने कहा आम का पेड़ है ना, तो उसने क्या किया, उसको पेटी में रखा। कैसे लेकर जाएगा? तो पेटी में कछुए को रखा, फिर पेटी लेकर जा रहा था, तो रास्ते में क्या देखा, आम का पेड़। उसको भूख लगी थी, तो वहां से उसने देखा कि पत्थर मार रहे थे बच्चे, और वो आम क्या दे रहा था, रिटर्न में आम दे रहा था। तो उससे उसने क्या सीखा? उसने सीखा कि कोई हमें कितना भी पत्थर मारे, है ना, जो भी पत्थर मारा, कुछ गलत बोलते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन हमें सहन करना है। सहन किसको करना पड़ता है? जिसके पास कुछ होता है। 2 पेड़ है, एक आम से लदा हुआ है और एक के पास आम ही नहीं है, तो पत्थर किसको मिलेंगे? आम के पेड़ को मिलेंगे। जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको कुछ सहन करना ही नहीं पड़ता है। जिसके पास होता है उसको ही
जीवन में सहन करना पड़ता है, और सहन करने से हम महान बन जाते हैं, सहन करने से हम कमजोर नहीं बनते। जितनी अच्छी मूर्ति बनेगी, क्या कभी बनेगी, वही पत्थर है ना। लेकिन एक पत्थर हम पायरी के लिए लगाते हैं और एक पत्थर मूर्ति बनकर मंदिर में जाकर बैठती है। क्यों? क्योंकि उसने सहन किया। तो जितना हम सहन करेंगे उतना हम महान बन जाते हैं। तो आम के पेड़ से हमको क्या याद रखना है, हमें देना है। और पूरे प्रकृति में है ना, सब जो कुछ है, जैसे ये सोफा है हमें देता है, ये फैन हमें देता है, नदी हमें देती है, सूरज हमें देता है। जो भी चीजें वो खुद के लिए, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, सूरज अपनी रोशनी खुद के लिए नहीं लेता है, वो दूसरों को देता है। तो देने से हम देवता बनते हैं। क्यों देवता कहे जाते हैं? जो देने वाला है। इसीलिए हर प्रोग्राम में हम दिया जलाते हैं। दिया माना देना। तो यहाँ से क्या लेकर जाना है? अभी हम मनुष्य नहीं, हम सभी देवी देवताएं हैं। किसको देवता कहा जाता है? जो देने वाला। क्योंकि अभी हमने क्या कहा, आप सभी देवी स्वरूपा हो, आप लक्ष्मी स्वरूपा हो, आप शिव शक्ति हो, आप देवी हो। देवी कब बनेंगे? जब हम देंगे। तो अभी मुझे इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये भी नहीं सोचना कि आप मुझसे शांति से बात करें, आप मुझे प्यार करो, नहीं। ये है मांगना। सब देवियों को कैसे दिखाते हैं? देने वाले। हम सभी कौन हैं? देने वाले। हमारा हैंड ऐसा नहीं, हमारा हैंड ऐसे होना चाहिए। तो पेड़ से हमने क्या सीखा? सहन शक्ति। मुझे जीवन में सहन करना है, जितना सहन करेंगे उतना महान बनेंगे। फिर आगे क्या था? उसके बाद क्या था? नदी। वो जा रहा था, देखा नदी थी, प्यास लगी थी, तो वो पानी पीने गया। तो देखा कि नदी सबको समा रही थी, सब कुछ समा रही थी। तो हमको भी क्या करना है? समाना है। काफी बार देखा जाता है, सास और बहू है, तो जो बहू है ना बहुत सहन करती है, और फिर कभी पड़ोस में जाती है और ऐसी बातें करते समय बोलती है, क्या है ना, हमारी सासू माँ ऐसे करती है। अभी ये जो पड़ोसी है, ये उसकी फ्रेंड है सासू माँ की, तो उसको समझाने के लिए वो बोलती है, क्या है, आप थोड़ा सा बहू के साथ बहुत प्यार से पेश आओ। अभी इसने सहन तो किया, लेकिन समा नहीं सकी। जाकर ऐसे बोलना नहीं था, बातों में निकल गया। तो यदि हमने नहीं समाया तो क्या होगा? सासू आके क्या करेगी? हाँ, तो फिर वापस सब झगड़ा तो बढ़ेगा। तो सहन तो करते हैं हम लोग, लेकिन वो समाते नहीं। हमें क्या करना है? सहन करने के साथ साथ समाने के लिए भी आना चाहिए। तो नदी से हमने क्या सीखा? समाना सीखा। फिर वहाँ जब वो पानी पी रहा था तो उसको एक अंगूठी मिली पानी में। फिर उसने सोचा कि ये अंगूठी अभी रियल है, क्या है, तो उसके लिए सोनार के पास जाते हैं। उसी को तो जो वो अंगूठी, वो सोचता है कि चलो सोनार के पास जाते हैं। तो सोनार के पास जाता है, फिर सोनार क्या करता है? उसको परखेगा, है ना, परख के देखेगा कि ये रियल है या झूठी है, और फिर वो निर्णय देता है कि ये अंगूठी कैसी है? रियल है। तो रियल है तो वो सोचता है कि अभी इसको मैं अंगूठी को क्या करूंगा, बेच देता हूँ, पैसा मिलेगा। तो पहले सोनार था, उसके बाद क्या था? तराजू। तो सोनार है वो परख रहा है ना उसके लेंस से, और तराजू से क्या याद रखेंगे? निर्णय शक्ति। तो हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थितियां आएंगी, तो हमको क्या करना है? परखने के लिए आना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, क्या समर्थ है। तो जो सही है उस मार्ग पर हमें चलना है। भले 99% लोग अलग राह पर चल रहे हैं, लेकिन जो सत्य है, जो सही है, हमें उसके ऊपर चलना है। तो एक है परखने की शक्ति, फिर निर्णय करने की। कितनी हो गई? 6। यहाँ तक आपको याद था। और आगे क्या मैंने कहा था? एक्सीडेंट। क्योंकि जैसे ही वो दुकान से पैसे लेकर बाहर निकालता है लड़का, तो क्या देखता है? वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। जिस लड़के का एक्सीडेंट होता है वो भी तभी सोच रहा है कि चलो अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन अभी इस परिस्थिति को मुझे सामना करना पड़ेगा। और उतने में ये जो लड़का है वो जाता है, उसको हेल्प करता है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। क्योंकि अभी इसके पास पैसे थे, तो ये सोचता है कि अभी मैं अच्छे कार्य के लिए इसको लगाऊं, इसको मैं हेल्प करूं। और उतने में फिर उसके माता पिता भी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो आते हैं और इसको जो सहयोग दिया इसने, उसके लिए क्या करते हैं? थैंक्स करते हैं, है ना, उसको दुआएं देते हैं। तो हमें भी क्या करना है? जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी उनको सामना करना है, माना लड़ना झगड़ना नहीं है। क्या करना है? शक्तिशाली होकर उन परिस्थितियों से पार करना है। हम
स्टेबल रहे, शांत रहे, खुश रहे, हम डिस्टर्ब ना हो, है ना। हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं कि वो हमारी खुशी को गायब करे। तो कितनी भी बड़ी बातें आने दो, लेकिन यहाँ से खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। माना क्या, मैंने उस परिस्थिति को सामना किया, तो हमें क्या करना है, सामना करने के लिए आना चाहिए और हम एक दूसरे को सहयोग करें। तो सहयोग देना, सहयोग लेना, ये देवताओं के लक्षण है। और सहयोग नहीं देना, सहयोग ना लेना, ये असुरों के लक्षण है। एक बहुत अच्छी सी कहानी है, 2 मिनट में बताऊंगी। एक दिन इंद्र क्या करता है, सभी को दावत में बुलाता है, देवताओं को भी बुलाता है, असुरों को भी बुलाता है। अभी असुर सोचते ये ना इंद्र का कोई तो चाल है, और कंडीशन क्या होती है, देवताओं को एक हॉल में भेजते हैं, असुरों को एक हॉल में भेजते हैं। तो सबसे पहले है ना, असुर सोचते हैं कि नहीं, हम हमारा चॉइस होगा कौन से हॉल में जाना है। तो बोलते हैं जो चाहिए वो हॉल में आप जाओ। तो फिर वो उस अनुसार जाते हैं। वहां जाते हैं तो बहुत अच्छा 56 प्रकार का भोजन लगा हुआ था। और कंडीशन क्या थी, अंदर जाते समय ये हाथ पे वो एक काठी जैसे लगा देते, है ना, लकड़ी लगा देते ताकि हाथ हमारा स्ट्रेट रहे। अभी जाकर बैठ जाते हैं असुर, अभी हाथ को मोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ लकड़ी बांधी हुई है। अभी यहाँ पे भी वही कंडीशन थी देवताओं की, लेकिन देवता बहुत प्यार से भोजन करते हैं, एंजॉय करते हैं, और असुर यहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं, यहाँ खाना वहाँ खाना सब। और वहाँ पे तो खाना देवताओं का खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आमने सामने बैठे हैं, तो मैं इनको खिला रही हूँ, ये मुझे खिला रहे, तो हाथ तो बेंड करना ही नहीं पड़ा। तो सहयोग देना, सहयोग लेना, ये क्या है, देवता ही लक्षण है। तो हम सभी कौन है, देवता, हम सभी शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा। तो हमें क्या करना है, एक अंगुली, वो जो लास्ट में दिखाया था वो क्या था, पर्वत, गोवर्धन पर्वत उठाना है। माना क्या, ये कलयुग रूपी पर्वत है, हम सभी को उठाना है। तो पहले कछुआ क्या है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। दूसरा क्या है, समेटने की शक्ति। अभी बेटी नहीं कहना, अभी शक्तियों को कहना, समेटने की शक्ति। हमें बातों को समेटना है। सहन शक्ति, मुझे सहन करना है, क्योंकि जितना मैं सहन करूंगी महान बनूंगी। समाने की शक्ति है ना, मुझे समाते जाना है। परखने की शक्ति, क्या सही है क्या गलत है। और निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, जो भी परिस्थितियां आएंगी उनको सामना करना है। और लास्ट में सहयोग देना है। तो आप सभी ने सहयोग दिया, आप सभी आए, तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका हम सभी को इंतजार है। हमारे बीच में जो हमारे है ना घर के बड़े को, हमारे परिवार के सदस्य है ना, VIP के रूप में, गेस्ट के रूप में आए हैं, उन सभी को हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। तो हमारे बीच में श्रीमती अर्चना परेश ठाकुर जी पधारे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे सभापति डायनामिक परेश ठाकुर, आप सभी को पता है, उनकी वो युगल है। फिर हमारे बीच में पनवेल महानगर पालिका के है ना पूर्व महापौर, उप महापौर है, या अभी के उप महापौर, जब तक नहीं कोई बैठता है तब तक तो हमारे लिए उप महापौर ही है, चारुशिला करत मैडम आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। थोडेसे पुढे ठेव, मग मागे पण तुला ठेवायला होते, थोडेसे पुढे ठेव. एडवोकेट तुषारी वाघमारे हमारे बीच में है, हमारे बीच में है, दीदी जॉर्ज हमारे बीच में, ये सभी हमारे कारपोरेटर्स है पनवेल महानगर पालिका के। हमारे बीच में अनिता चौहान मैडम है, जो हमारे प्रेस से है। फिर मिलिंद, एक भाई भी हमारे बीच में आए हैं ना, तो जोरदार तालियां हमारे भाई के लिए भी बजाएं। डॉक्टर स्वाति दीक्षित मैडम हमारे बीच में है, रोटरी क्लब ऑफ इलाइट के वो अध्यक्षा है, प्रेसिडेंट है, जो एक जाने माने पीडियाट्रिशियन है, अभी चेयर से बात। और नैना भाटिया हमारे बीच में है, जो जैन धार्मिक ग्रुप के वो प्रेसिडेंट है।
और मिलिंद भाई का कल बर्थडे था, है ना, तो जोरदार तालियां उनको बर्थडे की हम बहुत बहुत शुभकामना भी देते हैं। ज्येष्ठ पत्रकार है और हमेशा हमें, है ना, जितना भी प्रोग्राम्स होता है वो न्यूज कवरेज भी करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले अर्चना मैडम को सभी के लिए शुभेच्छा देने के लिए कहूंगी। ओम शांती। मॅडम कडून आता पहिलं वाक्य ते शिकलं पाहिजे। हिंदीमध्ये बोलू का मराठीमध्ये कम्फर्टेबल आहे? आज या ठिकाणी आपण नील मॅडमच्या या कार्यक्रमाला आलेलो आहोत आणि याचं औचित्य म्हणजे तर जागतिक महिला दिन। आणि आपल्याला नील मॅडमच्या आईने सांगितलंच होतं, मी पण ते कालच कुठेतरी वाचलं लेखामध्ये, की न्यूयॉर्कमध्ये म्हणजे सगळ्या महिलांनी त्याचे आंदोलन केलं आणि युएननी ते पास केला तो लॉ आणि त्यानुसार 1910 मध्ये 1910 मध्ये जागतिक महिला दिन हा सुरू झाला। 1910 ला ते चळवळ झाली, बरोबर। 1975 मध्ये तो मान्यता मिळाली आणि त्यानंतर मला वाटतं आपल्या इंडियामध्ये जवळ 15-20 वर्ष झाले ते जास्त मोठ्या प्रमाणात तो साजरा केला जातो। आणि निर्भयासारखं आपल्या इथे जे ती घटना घडलेली त्यानंतर तर स्त्रियांच्या राईट्स किंवा वुमन एम्पॉवरमेंट या वेगवेगळ्या विषयांकडे आपण लक्ष देतो। खरं तर म्हणजे हा एक दिवस असा आहे की त्यामुळे विशेष महिलांच्या मुद्द्यांकडे लक्ष दिला जातो, मग ते कुठले ऑर्गनायझेशन असू दे किंवा भारत सरकार असू दे। पण मी तर म्हणेन की त्यामुळे तरी स्त्रियांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांकडे ते लक्ष दिलं जातं। त्याच्यामुळे हा दिन आपल्या सगळ्या महिलांसाठी खरंच खूप चांगला असं मी म्हणू शकते। त्यामुळे नील मॅडम सारख्या ज्या व्यक्ती आहेत, ज्या डॉक्टर आहेत, ज्या फक्त डॉक्टर की नाही तर मानव जन्म आपण कसा सुधारू शकतो हा जो मुद्दा आहे तो सुद्धा ते या महिला दिनाच्या निमित्ताने आपल्याला ते देऊ इच्छिता। म्हणजे त्यांनी फक्त आपल्याला इथे बोलवलं तर फक्त काय ते ब्रह्मकुमारी समाज मधलं काय आहे ते देण्याच्या हेतूने बोलवलं असं नाही, पण ते देताना एक वेगळ्या रीतीने ते ट्राय करतात जेणेकरून त्याच्यातून काय घ्यायचंय, आपले बेस तयार करतात की याच्यातून मला तुम्हाला काय द्यायचंय हे ते सांगण्याचा इतकं सुंदर प्रयत्न करतात। म्हणजे पहिले आपल्याला एक स्त्री म्हणून आपण दुर्गा शक्ती आहोत किंवा नवदुर्गा आहोत किंवा आपण एक आत्मा आहोत तर कसं आपण राहिलं पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर जर आपण असं एक छानसा आत्मा आपल्याला स्त्री म्हणून भेटलेला आहे किंवा मानव म्हणून भेटलेला आहे तर त्याचं अजून अपग्रेडेशन आपल्याला कसं करता येईल। तर त्यासाठी तुम्ही म्हणजे ब्रह्मकुमारीचेच मेडिटेशन असं नाही, कुठल्याही प्रकारचं मेडिटेशन हे छानच आहे। आता इथे नैना पाटील आणि जैन समाजाचे, मी सुद्धा एक जैन समाजाच्यातून आहे, तर आमच्याकडे पण जे खूप कठोर असतं सगळं फास्टिंग वगैरे असतं, पण त्याच्यात पण जे जाप असतात देवाचे वगैरे